एग्जाम हिंदी ऑफिशियल में आपका स्वागत है। आज हमने सेट नंबर 36 को लिया है। हम आपको बता देते हैं कि जो हम लोगों ने स्टार्ट किया था वन से, सेट नंबर वन से स्टार्ट किया था और अभी हम लोग 36 तक पहुंच गए, यानी कि अब 900 क्वेश्चन को हम समाप्त कर देंगे। जिन्होंने मेरे वीडियो को नहीं देखा है उनसे आग्रह है कि आप 1.25 स्पीड कर दीजिए सेटिंग में जा कर के, और उसको आप जल्दी से आप उसको वहाँ से सारे क्वेश्चन देख सकते हैं। तो अगर इस वीडियो को भी आप देख रहे हैं तो यानी कि 900 क्वेश्चन आपके लिए रेडी हो गए। 900 ही नहीं होगा, इसमें मान लीजिए तो 200 से 300 क्वेश्चन और मान लीजिए, यानी कि आपका 1000 क्वेश्चन लगभग रेडी हो जाएगा इस 36 सीरीज़ को देखने तक। अब हम आज क्या स्टार्ट करेंगे। आज जो क्वेश्चन आया है उसमें लगभग एंशिएंट और मेडाइवल से है। मेडाइवल से दो चार क्वेश्चन आएगा, बाकी लगभग एंशिएंट हिस्ट्री से लिया गया है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ, तो आपको क्वेश्चन देख के पता चल जाएगा, क्वेश्चन का लेवल हमें कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अगर आगे हम चलते हैं सेट नंबर 36 में पहला क्वेश्चन लेते हैं। 876 नंबर है। देखिए, 16 महाजनपदों में से कितने गंगा घाटी में स्थित थे। देखिए, यहाँ पर जो 9 जनपद जो थे ना, 16 महाजनपद में से 9 जो थे वो गंगा घाटी में स्थित थे। नाम इसलिए नहीं दे रहा हूँ कि बाकी इतना डीपली कोई पूछता नहीं है, बट संख्या कम से कम याद रखिए। बाकी सबको याद रखने की ज़रूरत नहीं। कुछ कुछ हाँ, जैसे कि कम्बोज तथा गांधार जो था पाकिस्तान में था। असमक जो था वो गोदावरी तट पर था। अगर असमक की बात करते हैं तो यह था गोदावरी तट पर, गोदावरी तट पर। और उसके साथ साथ में जो अवंती जो थे वो मालवा क्षेत्र में था, और मगध जो पता है ना गंगा घाटी में था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पाटलिपुत्र का संस्थापक कौन था। देखिए, पाटलिपुत्र का संस्थापक जो था ये उदयभद्र था। ठीक है, इसको उदयन भी कहा जाता है। इन्होंने ही पाटलिपुत्र की स्थापना की थी। इनको कुछ और जैसे बौद्ध ग्रंथों में इसको पितृहंता कहा जाता है, जैसे कि अजात शत्रु को भी पितृहंता बोला गया है, इसको भी पितृहंता बोला था। यही जो मगध जो था, पाटलिपुत्र जो है ये मगध भी पुराना पहले मगध ही कहा जाता था। यह मगध जो था गंगा और सोन नदी के बीच में है। गंगा और सोन नदी के बीच में यह पाटलिपुत्र पड़ता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस अभिलेख में अशोक ने करों में कुछ रियायतों की घोषणा की थी। तो अशोक जो जिन्होंने क्या किया था, उन्होंने यात्रा की थी। तो यात्रा करने के बाद जब अपने शासन के 12वें वर्ष यात्रा की थी, 10वें वर्ष यात्रा की थी, यहाँ तक कि 20वें वर्ष भी यात्रा की। तो उन्होंने जब लुम्बिनी स्तंभ लेक की जब यात्रा की थी, लुम्बिनी स्तंभ लेक जो है इसको रुमिनदेई भी कहते हैं। रुमिनदेई अभिलेख भी कहा जाता है, या फिर स्तंभ कहते हैं। स्तंभ में अभिलेख थे इसलिए मैं अभिलेख कह रहा हूँ। तो रुमिनदेई स्तंभ जो है यहाँ यात्रा की थी। यहाँ पर क्या था, यहाँ पर गए जब यहाँ पर, तो ये बौद्ध भगवान का जन्म स्थान को माना जाता है। तो यहाँ पर उसने भाग को जो कर दिया जाता था, टैक्स को क्या कर दिया, 1/8 कर दिया। लगभग मौर्य पीरियड में 1/6 लगता था, लेकिन इन्होंने घटाकर कर दिया 1/8 कर दिया। अब नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए, पहला स्टेटमेंट है कि सांची कला में बुद्ध के जीवन दृश्यों का अंकन हुआ है। उसका रीजन दे रहा है कि रीजन क्या है। आर मतलब रीजन है, ए मतलब एसेसन है। सांची का बुद्ध के जीवन से निकट संबंध था। इसका आंसर है सी, ए सही है किंतु आर गलत है। यानी कि सांची कला में बुद्ध के जीवन दृश्यों का अंकन हुआ है, लेकिन सांची जो है, सांची का बुद्ध के जीवन से कोई निकटतम संबंध नहीं है, क्योंकि बुद्ध के मरने के बाद सांची का स्तूप बना गया था, उसी पर ये अंकन किया गया था। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट चलते हैं कि निम्नलिखित में से किसने यह कहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख सैनिकों की सहायता से संपूर्ण भारत पर आक्रमण और अधिकार किया था। यहाँ पर स्टेटमेंट दूसरी तरह से भी आ सकता है कि किस इनमें निम्नलिखित में से किसने यह कहा कि चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख की सेना की सहायता से संपूर्ण भारत को रौंद दिया। कुछ कहीं कहीं पर यह भी लिखा आता है कि रौंद दिया।
कहीं कहीं पर आक्रमण किया और अधिकार कर लिया। यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, सेम स्टेटमेंट है। तो इसको प्लूटार्क ने कहा था। ठीक है, यहाँ देखिए थोड़ा सा उल्टा हो गया, यहाँ पर सी है, प्लूटार्क ने कहा था। इन्होंने बोला था कि 6 लाख की सेना लेकर संपूर्ण भारत को रौंद दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अशोक के शासनकाल में सौराष्ट्र का गवर्नर था? तो देखिए अशोक के शासनकाल में जो सौराष्ट्र का गवर्नर जो था ये तुषास्प था। ठीक है, अब ये जो पुष्यमित्र शुंग, इससे भी कुछ इम्पोर्टेंट बातें आपको याद रखनी चाहिए कि ये जो पुष्यमित्र था ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय में था। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में था। ठीक है, और यह जो सुविख्ताक है, यह जो था यह भी यह स्कंदगुप्त गुप्त के समय में था। स्कंदगुप्त के समय में था। नेक्स्ट, निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए। उसी तरह सेम स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कूट से उसका सही उत्तर का चयन कीजिए। तो कह रहा है पहला स्टेटमेंट कि यज्ञ श्री सातकर्णी ने अपने सिक्कों पर जहाज का अभिप्राय अंकित करवाया था। इसका रीजन दे रहा है कि दूर के देशों के साथ सातवाहन राज्य के सघन सामुद्रिक व्यापार चलता था। यहाँ पर क्या होगा, तो यह जो स्टेटमेंट है दोनों सही है, क्योंकि इनका जो व्यापार था बहुत ही उस समय हाई लेवल का था, उन्नत बोलते थे उसको, उन्नत लेवल का था। और यहाँ तक कि रोमन साम्राज्य के साथ में भी था, मलय द्वीप के साथ में था, वहाँ से जहाज जो आते आते थे, यहाँ तक कि बेरी गाजा, सोपारा, कल्याण, जो ये सब बहुत बड़े बड़े बंदरगाह थे। तो यहाँ पर ये सही, यानी कि दोनों सही है और उसकी व्याख्या एक आ गया। देखिए एक स्टेटमेंट और है, निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए तथा नीचे के कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। स्टेटमेंट है कि बुद्ध की तरह कुछ कुषाण सिक्कों पर एक जैन तीर्थंकर अंकित है। इसका रीजन है कि कुषाण काल में मथुरा जैन धर्म का बड़ा केंद्र था। देखिए ये दोनों सही है, कुषाण काल में मथुरा भी था, जैन धर्म का एक बड़ा केंद्र था, और कुछ कुषाण सिक्कों पर एक जैन तीर्थंकर अंकित है। बुद्ध की तरह कुछ कुषाण सिक्कों पर एक जैन तीर्थंकर अंकित है। ठीक है, उन्होंने उसमें मथुरा के शिल्पी जो थे बहुत ही प्रसिद्ध थे, उसने जैन का ही नहीं बौद्ध के बोधिसत्व का मूर्ति उन्होंने बनाया था, साथ साथ में हिंदू का भी बनाया था। हिंदुओं का अभी भी आप मथुरा में देख सकते हैं। ठीक है, तो कुषाण काल जो था काल में मथुरा एक बहुत ही बड़ा केंद्र था। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, निम्न स्थानों में से कहाँ से रोमन बस्ती के पुरातात्विक अवशेष प्राप्त हुए हैं? ये देखिए वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको मैं बोल रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट है। यह जो है अरिका मेरू से जो प्राप्त होता है रोमन बस्ती के पुरातात्विक अवशेष पर। तो वहाँ पर जब खुदाई हुआ तो वहाँ पर कटोरा मिला, रत्न मिला, मनका मिला। मनका क्या होता है, जो गले वले में पहनते हैं, हार आभूषण उसको कह सकते हैं। ठीक है, बर्तन मिला। ठीक है, उसके साथ साथ में अगस्त, रोमन सम्राट अगस्तक का चित्र बना हुआ, किस पर, मनके में बना हुआ है। इससे पता चलता है कि ईसा की प्रथम 2 शताब्दियों, 2 ईसा पूर्व में रोमन के साथ में व्यापार होता था, रोमन और भारत के साथ में व्यापार होता था, जिसमें अरिका मेरू क्या था, बहुत ही इम्पोर्टेंट बंदरगाह था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, उत्तर गुप्त वंश के निम्नलिखित राजाओं में कौन हर्ष का समकालीन था? तो हर्ष का समकालीन जो है इसको माधव गुप्त को माना जाता है। माधव गुप्त जो था एक सामंत की तरह काम करता था हर्ष के समय में, और यह बहुत ही घनिष्ठ मित्र था। यहाँ तक कि अप्सर अभिलेख जो है, अप्सर अभिलेख जो है वहाँ से पता चलता है कि हर्ष को जो है हर्षवर्धन एक ही है, हर्षवर्धन को माधव गुप्त ने बहुत ही सहायता की थी। यहाँ तक कि जब शशांक को दंडित करने के लिए हर्ष गया था, शशांक को क्यों दंडित किया था, क्योंकि उसने बुद्ध की जो मूर्ति था, बुद्ध का जो पेड़ था, ठीक है, जहाँ पर बुद्ध भगवान को ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उसको कटवा दिया था। तो उसको दंडित करने के लिए जब गया था तभी माधव गुप्त ने इसका हेल्प किया था। अगला क्वेश्चन, हर्ष ने क्या उपाधि ग्रहण की थी? हर्ष ने परम सौगात उपाधि धारण की थी। निम्नलिखित में से कौन सा गुप्त राजा गुप्त संवत के वर्ष 96 में सिंहासनारूढ़ हुआ था?
तो देखिए क्या हुआ था कि चंद्रगुप्त मौर्य जब थे, चंद्रगुप्त फर्स्ट जब बैठा, तो चंद्रगुप्त फर्स्ट ने एक अपना गुप्त संवत प्रारंभ किया था। गुप्त संवत मतलब 319 ईस्वी में, 319 ईस्वी में गुप्त संवत स्टार्ट होता है। ठीक है। और फिर उसके बाद 56 वर्ष बाद में कौन आ जाए? चंद्रगुप्त द्वितीय मौर्य, चंद्रगुप्त द्वितीय आ गया। अब चंद्रगुप्त द्वितीय जो आ गया तो ये क्या 56 वर्ष के बाद ये 319 प्लस 56 जोड़ लीजिए इसमें, तो 375 ईस्वी में ये आ गए थे। इसलिए इसका आंसर हो जाता है बी, चंद्रगुप्त द्वितीय। निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा का एक अन्य नाम देवगुप्त था? तो यहाँ पर है चंद्रगुप्त द्वितीय का नाम। इसका नाम देवगुप्त भी था, देवराज था, देवराज हो गया, देवश्री हो गया। ठीक है। और साथ ही साथ में इसका बहुत सारा उपाधि था, जैसे विक्रमांक, विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त द्वितीय को ही विक्रमादित्य बोलता जाता है, विक्रमादित्य बोला जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी निधि गुप्त सिक्कों की सबसे बड़ी निधि थी? निधि मतलब अभी टकसाल जिसको बोलते हैं, जहाँ पर सिक्के ढाले जाते हैं, यहाँ पर बहुत सारे सिक्के का ढेर मिला है। तो यहाँ पर जो है बयाना में मिला है, गुप्त सिक्का जो सबसे ज़्यादा बयाना में मिला है। ये है कहाँ पर? ये लगभग आगरा के आसपास है। निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए तथा नीचे के कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। अब देखिए स्टेटमेंट क्या है, कथन क्या है। बौद्ध ग्रंथों की खोज में ह्वेन-सांग लगभग 2 वर्ष कश्मीर में रहा। इसका रीजन क्या है? उस समय कश्मीर बौद्ध विद्या का एक प्रसिद्ध केंद्र था। हाँ, क्योंकि ह्वेन-सांग जो आया था बौद्ध धर्म के बारे में ही वो अन्वेषण मतलब उसको रिसर्च करने के लिए आया था। तो ये दोनों सही है। निम्नलिखित में वो कौन सी पुस्तक है जो मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध के अरब विजय के इतिहास के मूल अरब ग्रंथ का फारसी अनुवाद है? तो देखिए ये चचनामा जो था, यह जो है मोहम्मद कासिम द्वारा जो विजय किया गया था उसका ही मूल ग्रंथ का फारसी अनुवाद है। अब अरबी में इसकी रचना अली अहमद ने की थी। यहाँ बहुत जगह नाम नहीं आता, अली अहमद ने चचनामा की रचना की है। नेक्स्ट क्वेश्चन। श्री वल्लभ उपाधि किसकी विशेषता थी? श्री वल्लभ जो लगभग चालुक्यों ने लिया था। श्री पृथ्वी वल्लभ, वल्लभ सत्याश्री भी उन्होंने लिया था, रण विक्रम लिया था। वह श्री विजय शासक जिसने राजराज फर्स्ट के काल में, यहाँ हुआ न फर्स्ट के काल में, अपने पिता नागपट्टनम द्वारा आरंभ किए गए बौद्ध विहार के निर्माण कार्य को पूरा किया था, वह कौन था? वह जो था मार विजयतुंग बर्मन। इन्होंने जो है नागपट्टनम में एक बौद्ध विहार बनवाया था, इसको पूर्ण किया था इन्होंने। राजराज फर्स्ट ने स्टार्ट किया था, बस इन्होंने पूर्ण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस एक स्थान को अरब यात्रियों ने स्वर्णगृह कहा है? ये मुल्तान को कहा गया है स्वर्ण। इसका अरबी नाम जो है फराज बायात अल दहाब है। फिर उतना अरबी नाम याद करने की जरूरत नहीं है, बस स्वर्णगृह कहाँ क्या? मुल्तान को कहा गया। स्वर्णगृह मतलब स्वर्ण की स्थली होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस एक चोल शासक ने रामानुज को उत्पीड़ित किया तथा उन्हें अपने राज्य से बाहर निकाल दिया था? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कुलोत्तुंग सेकेंड था। इन्होंने क्या किया था? रामानुज को प्रताड़ित करके उनको अपने राज्य से ही निकाल दिया था। ठीक है। एक साथ साथ में गोविंद राज की प्रतिमा को भी उन्होंने उठाकर समुद्र में फेंकवा दिया था। ठीक है। और रामानुज को थोड़ा सा, रामानुज जो क्या थे यमुनाचार्य के शिष्य थे, उसने क्या किया? विशिष्टाद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, ये इनका फिलोसफी। 896 निम्नलिखित में से कौन एक युग्म सही नहीं है? यहाँ पर ध्यान देना, नहीं है या है, यहाँ पर नॉट या यस, यहाँ पर नो एस का ध्यान देना है क्वेश्चन में। तो यहाँ पर नहीं है। यहाँ देखिए मदन वर्मा चंदेल थे, सही है। हिंदू राज चाहमान थे, नहीं, ये सही नहीं है।
द्रौपदी मुंज ये परमार थे और चंद्रदेव जो थे ये गढ़वाल थे। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ये चाहमान नहीं होके ये थे परमार। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन गुजरात के सोलंकी राजवंश का संस्थापक था? देखिए मूल राज फर्स्ट जो थे ये सोलंकी राजवंश के संस्थापक थे। इनकी जो राजधानी थी अनिलवाड़ा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्को पोलो जिसने 13वीं शताब्दी के अंतिम दशक में भारत की यात्रा की थी उसकी राष्ट्रीयता क्या थी? मार्को पोलो जो थे ये इटालियन यात्री थे, यानी कि ये इटली के थे, वेनिस का रहने वाला था, ये वेनिस का रहने वाला था। ये कब आए थे? तो पांडव नरेश मारवर्मन कुलशेखर के समय में आए थे, ये कुलशेखर के समय में आए थे। कब? तो 1293 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मालिक काफूर के दक्षिण अभियान का अति विश्वसनीय वृत्तांत दिया है। ये मालिक काफूर जो थे वो दक्षिण अभियान किसके अंतर्गत काम किए थे? ये जो थे इन्होंने दक्षिण अभियान जो किया थे, अलाउद्दीन खिलजी के ये सेनापति थे। उन्होंने जो दक्षिण अभियान किया था उसका जो वृत्तांत दिया है सबसे जो अति विश्वसनीय था वो अमीर खुसरो ने दिया था। उसकी रचना जो थी खजाइन उल फुतूह, उसमें जो है इन्होंने दक्षिण अभियान के बारे में कहा है। नेक्स्ट, निम्नलिखित मुल्तानों में से किसका जैन विद्वानों से घनिष्ठ संबंध था? इसका आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक। यह जो थे विभिन्न धर्म के संतों के साथ में क्या क्या वाद विवाद करता था, डिस्कशन करते रहते थे ये, ठीक है। साथ ही साथ में जैन संत जो थे जीन प्रभासूरी, उसके साथ भी उनका जो घनिष्ठ संबंध था, ठीक है। उसी के आधार पर यह क्या क्या डिस्कशन करता था, उसमें बहुत सारे धर्मों को लेकर साथ में वह चलते थे। उन्होंने साथ साथ हिंदुओं को भी किया था, साथ में लेते थे जैन, बौद्धा आदि, ठीक है। उसने क्या किया कि उलेमा वर्ग, पहले क्या था कि उलेमा वर्ग जो थे वो न्याय से बाहर थे, यानी कि उसके वो कुछ भी करे उसको ऊपर कोई कानून नियम लागू नहीं होता था, यानी कि राज्य के कानून। लेकिन इन्होंने क्या किया, बोला नहीं आप भी हमारे अंडर में आएंगे, राज्य के कानून के अनुसार आपको चलना होगा। तो इसके साथ ही यह हमारा 25 क्वेश्चन का सीरीज समाप्त होता है। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपको धन्यवाद। और साथ ही जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वे प्लीज़ सब्सक्राइब कर देंगे, क्योंकि ये प्लीज़ सब्सक्राइब करने से एक ऑथेंटिसिटी मिलती है हमारे वीडियो को। अब आपको कैसा लगा देखिए, क्वेश्चन का लेवल क्या था आप बताइएगा। तो अभी इसीलिए चलते हैं, धन्यवाद।